Okay, class 9th. So, in the previous lecture, I was discussing something about the epidermis. So, जो epidermis है, it is usually made up of single layer of cells. In some plant, it is living in very dry habitats. The epidermis may be thicker since protection against water loss is critical. जो ड्राई हैबिटेट्स में मिलते हैं प्लांट्स, जैसे फॉर एग्जांपल द प्लांट विच आर फाउंड इन द डेजर्टिक एरियाज लाइक राजस्थान और सहारा डेजर्ट एंड ऑल. तो दीज टाइप ऑफ प्लांट, इनमें जो एपिडर्मिस होते हैं वो थिक हो सकती है सो एज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर. ठीक है, इनकी एपिडर्मिस काफी थिक होती है. तो द एंटायर सर्फेस ऑफ प्लांट हैज अ थिक आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस. पूरा प्लांट एपिडर्मिस से ढका होता है, चाहे वो लीफ हो, चाहे रूट और चाहे वो स्टेम हो, कुछ भी हो. ठीक है, प्लांट का हर पार्ट इट इज कवर्ड बाय एपिडर्मिस. इट प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सो एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स मतलब लीफ. ठीक है, epidermal cells on the aerial part of plant often secrete a waxy substance which is water resistant on their surface. तो ये एक वैक्सी सब्सटेंस रिलीज करते रहते हैं जो उनके सरफेस को वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है. ओके, सो इट एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर दैट आई टोल्ड यू, है ना. मैकेनिकल इंजरीज से प्रोटेक्ट करेगा, वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करेगा, उसके अलावा फंगल इन्फेक्शंस वगैरह से प्रोटेक्ट करेगा. Since it has a protective role to play, the cells of epidermal tissues have continuous layer. ये एक कैरेक्टरिस्टिक, इनकी बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है. ये मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है. ओके, सो मोस्ट एपिडर्मल सेल्स मोस्टली फ्लैट होते हैं. इनमें कोई बहुत ज्यादा मोटे सेल्स नहीं होते हैं. इनकी जो आउटर वॉल्स होती है, ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन इनर वॉल. ठीक है, इनमें दो वॉल्स होती हैं. जो बाहर की तरफ वाली वॉल है वो ज्यादा थिक नहीं होती है, सॉरी, तो जो बाहर वाली वो ज्यादा थिक होती है और इनर वाली ज्यादा थिक नहीं होती है. ठीक है, एपिडर्मल सेल रूट्स पे भी मिलेंगे आपको और स्टेम में भी मिलेंगे. जो रूट पे मिलेंगे उनका फंक्शन है, whose function is water absorption. ये बेसिकली वाटर एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है वो भी एपिडर्मिस का ही पार्ट है. ठीक है, आइए देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ. यहाँ पे इस रूट में हेयर लाइक सेल्स दिखेंगे आप, हेयर लाइक एक्सटेंशंस है. ये एपिडर्मिस की ही बनी हुई दिख रही है आपको. ये एपिडर्मिस ही ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है, ऐसे ये हेयर लाइक एक्सटेंशन बना रहा है. ठीक है बेटा. सो कोर्क मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होता है उसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है टिश्यूज की. ओके, तो उसको हम कोर्क कहते हैं. अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम रिप्लेसेस द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम. तो यहाँ पे सबसे बाहर जो एपिडर्मिस होता है उसको रिप्लेस कौन कर लेता है? सेकेंडरी मेरिस्टम. ओके, सेकेंडरी मेरिस्टम रिप्लेसेस द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम. तो सेल्स ऑन द आउटर आर कट फ्रॉम दिस लेयर एंड दिस फॉर्म सेवरल लेयर थिक कॉर्क और बार्क ऑफ ट्री. ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो कॉर्क होता है वो किससे बनता है? जो रूट और स्टेम के जो ओल्ड सेल्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे ओल्ड होते जाते हैं और वो कॉर्क फॉर्म कर देते हैं. ठीक है, तो उस कॉर्क में मोस्टली सेकेंडरी मेरिस्टम के टिश्यूज होंगे. अब हमारे पास जो प्राइमरी मेरिस्टम है वो क्या है? वो एपिकल मेरिस्टम है. लेकिन जो सेकेंडरी मेरिस्टम है वो हमारे पास लैटरल मेरिस्टम. तो मोस्टली जो लैटरल मेरिस्टम है, ठीक है, जो लैटरल मेरिस्टम है वो सेकेंडरी मेरिस्टम के अंदर आती है और मोस्टली यही फॉर्म करेगी हमारी कैम्बियम, जिसको हम. ठीक है, तो कॉर्क कैम्बियम कौन फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है? लैटरल मेरिस्टम विच इज ऑल्सो अ सेकेंडरी मेरिस्टम. तो ये रिप्लेस कर लेगा आपके एपिडर्मिस को. ठीक है, और ये धीरे 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 और थिक होती जाएगी. तो जो सेल्स है कॉर्क के वो डेड हो जाते हैं धीरे धीरे एंड दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस. And this point is also very very important that they also have a chemical called suberin in their walls that makes them impervious to water loss and gases. तो जो कॉर्क कैम्बियम होता है it is covered by suberin. ठीक है, ये केमिकल होता है जो कॉर्क सेल से पानी को और गैसेस को अंदर बाहर आने नहीं देता है, इम्परवियस बना देता है. ठीक है, क्लियर है? ओके, तो इस तरीके से आप देखो, ये बार्क है आपका, कोर्क कैम्बियम आ गया, सबसे बाहर कॉर्क है. उसके बाद ये कोर्क कैम्बियम के सेल्स आ गए आपके. ठीक है, फिर उसके बाद ये जो लेयर है येलो कलर की, ये हो गया आपकी लिविंग फ्लोएम. तो लिविंग फ्लोएम और पेरिडर्म ये दोनों मिलके आपका बार्क बनाते हैं.
तो ये आपकी बार्क होगी। बार्क के भी बाहर कोर्क कैम, तो समझ लो कोर्क कैम्बियम जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, कॉर्क एंड कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क एंड कॉर्क कैम्बियम को मिला के हम लोग पेरिडर्म कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका लिविंग फ्लोएम। तो लिविंग फ्लोएम और पेरिडर्म को मिला के हम क्या कहते हैं, बार्क, ठीक है। लिविंग फ्लोएम और पेरिडर्म को मिला के हम क्या कहेंगे, बार्क। So it is very much clear. Cork, cambium and cork are called as periderm, and living phloem and periderm are collectively called as bark. और उसके बाद जो ये अंदर की तरफ आ जाएगा आपका वैस्कुलर केमियम। फिर उसके बाद अलग अलग टाइप की वुड आ जाती है, जैसे कि सैप वुड, हार्ड वुड। जो आपका सैप वुड होता है वो थोड़ा सा लाइट कलर का होता है, और हार्ड वुड आपका सबसे अंदर की साइड पे मिलेगा, ठीक है। सैप वुड बाहर की तरफ है, लाइटर इन कलर होता है, और जो हार्ड वुड होता है वो सबसे अंदर की तरफ होता है, जो कि आपका हल्का सा डार्क कलर का है, ठीक है। तो जो आपका सैपवुड, जो आपका सैपवुड है ना, वो आपका ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन जो आपका हार्डवुड है वो आपका कंडक्शन में, किसी भी चीज कंडक्शन में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है बेटा। तो ये आपके दो तरह के वुड हो गए हैं। तो जो सैपवुड है ये ट्रांसलोकेशन में हेल्प कर रहा है, लाइट कलर का होता है, और हार्डवुड जो है वो लाइट कलर का है, स्लाइटली डार्क कलर का, और ये ट्रांसलोकेशन में हेल्प नहीं करता। ये प्लांट की जो बार्क होती है उस पे आपको कुछ आई शेप के सेल्स मिलेंगे, ये देखिए। इन सेल्स को, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको बता रही हूँ, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज लेंटिसेल्स। ये आई शेप सेल्स होते हैं, ओके फाइन। नाउ completing the animal tissue, plant tissue, now we are coming to the animal tissues. So animal tissues, they are classified into 4, right? तो ये 4 तरह के टिश्यूज हो गए। epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. So epithelial tissue like squamous tissue, epithelial में आते हैं आपके squamous, cuboidal, columnar, stratified, और connective tissue में आपके आते हैं cartilage, bone, tendon, ligament, blood, adipose, areolar, ओके ये सारे के सारे आते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू जो होता है हमारा, उसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, उसके अंदर और भी बहुत सारी डिविजन्स हैं, ठीक है। मस्कुलर में हमारे पास आता है स्ट्राइडेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यूज से। जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, दे कवर द आउटसाइड ऑफ बॉडी एंड लाइंस द ऑर्गन्स एंड कैविटीज। ये ऑर्गन्स और कैविटीज को लाइन अप करते हैं, ओके। दे कवर द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड एपी का मतलब क्या है, एपी का मतलब होता है विच इज ऑन द आउटर साइड, ओके। सो ये क्या करेगा, ये बेसिकली प्रेजेंट होता है सरफेस ऑफ बॉडी पे, सरफेस ओवर द, एपी मीन्स ओवर, ओवर सरफेस ऑफ बॉडी। So it covers the outside of the body and lines the organs, cavities within the body also. It contains the cells that are closely joined. इनके जो cells होते हैं वो closely चिपके हुए होते हैं एक दूसरे से, कोई इनमें spaces नहीं होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली हमें क्या मिलेंगे, द शेप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। इनकी जो शेप्स होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, क्यूबॉइडल शेप की भी हो सकते हैं एपिथेलियल सेल्स, कॉलमनर शेप की भी हो सकते हैं, और बहुत फ्लैट शेप जैसे फ्लोर टाइल्स होती है उस शेप के भी हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ फ्लैट शेप सेल जिसको हम स्क्वेमस बोलते हैं। दिस इज अ क्यूबॉइडल शेप सेल जिसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। ये कॉलमनर शेप सेल है जिसको हम लोग कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है बेटा। और हर एपिथेलियम के जस्ट नीचे, जैसे सपोज को चाहे वो स्क्वेमस हो, क्यूबॉइडल हो, कॉलमनार हो, उनके नीचे एक लेयर होगी जिसको हम बोलेंगे बेसल सरफेस, क्या ये देखो यहाँ पे भी ये प्रेजेंट है, या फिर इस बेसल सरफेस को हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है बेटा। इसको हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियल टिश्यूज में हम आते हैं जो मोमेंट
Getting very clear? Okay, fine. एपिथेलियल टिश्यूज जो है हमारे वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है और कॉलमनर, ये सारे हमारे एपिथेलियल टिश्यूज हैं। तो स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है ये बहुत ही थिन और फ्लैट सेल्स होते हैं। ये थिन है, ये देखिए बहुत थिन सेल्स होते हैं। दे आर थिन एंड फ्लैट सेल्स हैविंग देयर न्यूक्लियस। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स हैं। अभी जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल जो होते हैं दे आर मोस्टली लोकेटेड, आई मीन इनकी लोकेशन क्या है, दे आर मोस्टली लोकेटेड, मोस्टली हमें कहाँ मिलेंगे, लाइनिंग ऑफ लंग्स में, कैपिलरी वॉल्स में, ब्लड वेजल्स में। ठीक है, तो हमें मोस्टली कहाँ मिलेंगे, जो सिंपल स्क्वेमस टिश्यूज है, एपिथेलियम है, ये हमें लाइनिंग ऑफ माउथ में मिलेंगे। ठीक है, लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी, सो लाइनिंग ऑफ, ठीक है, लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी, नोज में भी मिलेंगे, नेजल कैविटी में। ठीक है, उसके अलावा ब्लड वेजल्स में भी हमें ये मिलते हैं। ठीक है, एंड लिम्फ वेजल्स। ठीक है, उसके अलावा जो आपका स्क्वेमस एपिथेलियम है ये मोस्टली जब हमारी कई बार स्किन पे भी स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। क्या बोलेंगे, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, तो सिंपल स्क्वेमस कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है और ये बना देता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है जब एपिथेलियल लेयर्स, मतलब सपोज करो कि ये एक ही लेयर है ना, अभी जब इसके ऊपर ऐसे बहुत सारी लेयर्स आ जाएंगे तो वो स्ट्रेटिफाइड बन जाएगा। तो स्ट्रेटिफाइड को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज द एपिथेलियम इन विच देयर इज मोर देन वन लेयर ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हमें मिलता है मोस्टली स्किन में। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज मोस्टली प्रेजेंट इन स्किन which is very hard and protects our body from the outer environment. Okay, clear? Now we next come on to cuboidal epithelium cells. तो cuboidal epithelium cells जो हमें होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, cuboidal epithelium कहाँ मिलेगा हमें, mostly they are found in some parts of kidney tubule. तो kidney tubules में मिलेंगे, किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनमें ये स्क्वेमस एपिथेलियम मिलते हैं। ठीक है, और ये ग्लैंड्स में भी मिलते हैं हमें। ठीक है, ग्लैंड्स तो लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स में, इन सब में हमें मिलते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट्स में। ओके, सो दीज सेल्स आर दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ सम ग्लैंड्स, किडनी ट्यूब्यूल्स, कवरिंग ऑफ ओवरीज, लाइक दैट। ओके, तो ये जो सेल्स हैं ये स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट चैनल्स बनाते हैं और ये मोस्टली सेक्रीशन में हेल्प करते हैं, मोस्टली दे हेल्प इन सेक्रीशन। ठीक है बेटा, सेक्रीशन में हेल्प करते हैं, मोस्टली इनका काम सेक्रीशन करना ही होता है। किडनी में जो होता है वो ज्यादातर काम सेक्रीशन का ही होता है, एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन, ये इनका मेन वर्क है। नेक्स्ट है कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स। ये बड़े बड़े सेल्स होते हैं, इनका न्यूक्लियस बेस पे होता है। देखिए ये जो न्यूक्लियस है काफी नीचे है। ओके, तो मोस्टली जो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम होता है हमारा ये मोस्टली हमें कहाँ मिलेगा, सरफेस लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की जो सरफेस लाइनिंग है उसमें, इंटेस्टाइन में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक है, तो सरफेस लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन्स एंड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी मिलता है हमें। ठीक है, दे हैव बेसिकली एब्जॉर्प्शन में और सिक्रीशन में हेल्प करेगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन में तो बेसिकली हमें कहाँ मिल रहा है, दे आर द कॉल्यूमिनर एपिथेलियम इज मोस्टली फाउंड इन द स्टमक लाइनिंग, इंटेस्टाइन लाइनिंग। सो इंटेस्टाइन में क्या होता है, क्या करते हैं, ये क्या बना देते हैं, जैसे टिश्यू है आपका, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है, इनके ऊपर ऐसे बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इनको हम कहते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। तो जहां पे सीलिया होंगे कॉल्यूमिनर एपिथेलियम में तो वो बन जाएगा आपका सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। क्या बन जाएगा, सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ठीक है, तो सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम मोस्टली हमें मिलता है लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया में, लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया, लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया में मिलेगा। उसके अलावा और कहाँ मिलेगा हमें, इंटेस्टाइन्स में, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन।